आज हम कुछ ठोस आकृतियों के आयतन ज्ञात करेंगे और संक्षिप्त रूप से उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल की भी चर्चा करेंगे। चलिए हम यहाँ पर एक बेलन बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बेलन बनाऊंगी। ये मेरे बेलन का ऊपरी भाग हो गया और अब मैं इस बेलन की ऊंचाई बना लेती हूँ। ये हो गया मेरे बेलन की ऊंचाई, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरे इस बेलन का आधार। और अगर ये बेलन पारदर्शी होता तो मैं इसको इन बिंदुओं से ऐसे जोड़ देती। ये दर्शाता हमारे बेलन को। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये बेलन लगभग मिलता जुलता है एक जूस के कनस्तर से या किसी भी कनस्तर से। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे इस कनस्तर की, हमारे इस बेलन की जो ऊंचाई है उसको मैं h ले लेती हूँ। h बराबर है 8 सेंटीमीटर के। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है हमारे इस बेलन की और इस बेलन की जो त्रिज्या है उसको मैं r ले लेती हूँ। r बराबर है 4 सेंटीमीटर के। यहाँ पे हमें इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का मान ज्ञात है। और अब अगर मुझे इस बेलन का आयतन निकालना है तो मैं किस प्रकार से निकाल सकती हूँ? इसका आयतन क्या होगा? तो यहाँ पे इस बेलन का आयतन निकालने के लिए हम किसी भी नई चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम उन्हीं तर्कों का प्रयोग करेंगे जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं और हमने पहले भी आयतन निकाला है। तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम हमारे इस बेलन की जो सबसे ऊपरी सतह है इसका क्षेत्रफल, ये जो एक वृत्त के आकार में है, हम अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और इसका गुणन कर दें अपनी ऊंचाई से तो हमें इसका आयतन प्राप्त हो जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपको कितने वर्ग सेंटीमीटर की जरूरत पड़ेगी जिससे कि आप इस सतह को पूरी तरह से ढक लें। आप कितने वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर रख देंगे ताकि ये पूरी सतह ढक जाए। और यदि मैं इसका जो क्षेत्रफल आएगा उसका गुणन कर दूं अपने इस ऊंचाई से तो मुझे प्राप्त होगा, मुझे कितने घन सेंटीमीटर के वर्ग मिलेंगे कि मैं इसको अपने इस कनस्तर में, अपने इस बेलन में पूरी तरह से भर सकूं। तो जितने भी मुझे 1 घन सेंटीमीटर के वर्ग मिलेंगे वो मुझे मेरा आयतन दे देगा। तो चलिए हम निकालते हैं कि इस सबसे ऊपर वाली सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे इस बेलन का ये जो सबसे ऊपरी सतह है ये एक वृत्त है और हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग। यहाँ पे हमारी त्रिज्या का मान है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पाई गुणे 4 सेंटीमीटर ये हमारी त्रिज्या है, इसका वर्ग। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, हमारे सबसे ऊपरी सतह का क्षेत्रफल होगा 4 का वर्ग होता है 16 के बराबर। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ ये हो जाएगा 16 पाई और सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा यहाँ से वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। तो हमारा क्षेत्रफल होगा 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ से मुझे मेरा क्षेत्रफल मिल गया सबसे ऊपरी सतह का। और यदि इसका गुणन मैं अपने इस ऊंचाई में कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? मुझे मिल जाएगा मेरा आयतन। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, ये आयतन बराबर होगा 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर गुणे हमारे इस ऊंचाई के जो बराबर है 8 सेंटीमीटर के। ये हमें हमारा आयतन दे देगा। यहाँ पर मुझे गुणन करना है 16 पाई एवं 8 का। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इन तीनों संख्याओं में साहचर्य गुणनधर्म लगा सकती हूँ और इसका गुणन कर सकती हूँ, या मैं यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लगा सकती थी और इनका गुणन कर सकती थी। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं यहाँ पर क्या पहले रखती हूँ और किसका गुणन पहले करती हूँ, जब तक ये सारे ही गुणन करने हैं हमें। तो चलिए हम इसका गुणन करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा 16 गुणे पाई गुणे 8 जो कि बराबर होता है 8 गुणे 8 64 दूनी 128 के, 128 पाई। और यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर का वर्ग था और इसका हमने एक और सेंटीमीटर में गुणा कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिला? वर्ग सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर बराबर होता है घन सेंटीमीटर के। तो हमें हमारा आयतन प्राप्त हो गया 128 पाई घन सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ पर हमने आयतन को पाई के रूप में इसलिए लिखा है, हमने इसे 128 पाई इसलिए लिखा है क्योंकि पाई एक विचित्र सी और अनोखी सी, मैं तो कहूँगी ये एक अनोखी और विचित्र सी अपरिमेय संख्या है और हम कभी भी इसका पूरा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसको हम कभी भी संपूर्ण रूप से दिखा नहीं सकते क्योंकि ये चलता ही चला जाता है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। अगर मैं इसका
प्रसार करूं तो इसको मैं लिख सकती थी 3.1, 4, 1, 5, 9 और ये जो है चलता ही जाता है और इसके दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती। मैं कोई क्रम नहीं दिखा सकती इसके अंकों की पुनरावृत्ति में, इसलिए मैं इसको कभी भी संपूर्ण रूप से नहीं लिख पाऊंगी, इसलिए मैंने इसको ऐसे 128 पाई के रूप में लिखा है। ये इसका जो मान होगा ये लगभग बराबर होगा 400 घन सेंटीमीटर के। ये मैं आपको एक आभास दिलाने के लिए बता रही हूँ कि कितना आयतन होगा हमारे इस बेलन का। अब हम बढ़ते हैं अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल की ओर और पता लगाते हैं कि हमारे इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ हुआ कि मैं इस आयतन की संपूर्ण सतह पर कितने वर्ग सेंटीमीटर से ढक सकती हूँ, मुझे कितने वर्ग सेंटीमीटर लगेंगे इस आयतन की संपूर्ण सतह को ढकने के लिए। और यदि मैं बहुत ही सरल एकदम ही आम आदमी वाली भाषा में कहूँ तो मैं कह सकती हूँ जितनी भी बाहरी सतह मैं इस बेलन की छू पाऊंगी वो मेरी पृष्ठीय क्षेत्रफल को दर्शाएगा। चलिए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने इस बेलन को 3 हिस्सों में बांट सकती हूँ। पहला हिस्सा तो ये सतह हो गया जो कि एक वृत्त है और इसी प्रकार से मेरी ये जो निचली सतह है ये भी एक वृत्त है और इसका जो क्षेत्रफल है वो भी एकदम बराबर है हमारे ऊपर वाली सतह के क्षेत्रफल के। ये दोनों ही सर्वांग सम है। तो इस बेलन के तीसरे हिस्से की चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को, जितना कि हमने अभी निकाला है, हम अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल इन दोनों हिस्सों का योग तो है ही और ये दोनों वृत्त आपस में सर्वांग सम है और एक वृत्त का यदि क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से मैंने अपने दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल लिख लिया। और जो तीसरा हिस्सा बचा हुआ है हमारे इस बेलन का क्षेत्रफल निकालने के लिए वो है ये बड़ा वाला घुमावदार हिस्सा जो इस बेलन की सामने एवं पीछे की संपूर्ण सतह को दर्शाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसको करने के लिए चलिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमने अपने बेलन को एक रंगीन कागज में लपेटा हुआ है पूरी तरह से और यदि मैं उस कागज को इस प्रकार से बीच से काट दूं, यदि मैं उस कागज को यहाँ से काट दूं, यहाँ पे मैं ये दर्शा रही हूँ कि मैंने उसको यहाँ से काटा है और काटने के बाद मैं इसको फैला देती हूँ एक सतह पे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये वाली जो सतह है हमारी ये 2 छोर हो जाएगी हमारी उस सतह की जो हमें प्राप्त होगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा एक छोर हो गया जो इस किनारे को दर्शाता है काटने के उपरांत और ये हमारा दूसरा छोर हो गया क्योंकि जब हम इसे काटने के उपरांत विपरीत दिशा में दोनों ओर से खोलेंगे तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है वो इस ओर से खुलेगा इस दिशा में और ये वाला हिस्सा इस दिशा में खुलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में खुल जाएंगे अगर हम इसे इस समतल पर रखें। ठीक है, और अब हम देखें तो हमने जहां से इस हिस्से को काटा है ये जुड़ा हुआ है हमारी ऊपरी सतह से इधर से और हमारी निचली सतह से इधर से। तो हम अपने इन जुड़े हुए हिस्सों को यहाँ पे भी दर्शाएंगे। यहाँ पे मैं इसको ऐसे दर्शा दे रही हूँ, ये दिखाता है हमारे इस सतह को जो जोड़ रही है हमारे इस कटे हुए हिस्से को। अब अगर हम गौर से देखें जहां से हमने इसे काटा है ये बराबर है हमारी ऊंचाई के, ये बराबर है 8 सेंटीमीटर के ये वाला हिस्सा। तो इसका माप कितना हुआ, ये हो गया 8। अगर ये है 8 सेंटीमीटर तो ये वाला जो इसके विपरीत हिस्सा है ये भी 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब जो हमारे पास प्रश्न है वो है ये पता करना कि इसकी ये जो लंबाई है ये कितनी है। तो इसका अनुभव करने के लिए मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं कागज लपेट रही हूँ अपने इस बेलन पे तो उस कागज की लंबाई बराबर होगी कि यहाँ पर हमने इस बेलन की एक चक्कर लगाने में कितनी लंबाई का उपयोग किया है। तो हमारे इस एक चक्कर की लंबाई इस बेलन पर बराबर होगी हमारे इस वृत्त की परिधि के। अगर हम यहाँ से इस कागज को लपेटना शुरू करते हैं, यहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ और इस पे एक पूरा घुमावदार चक्कर लेती हूँ तो ये जो चक्कर है ये बराबर है मेरे इस बेलन की वृत्त की परिधि के। दरअसल ये पूरा ही जो बेलन है ये बना हुआ है ऐसे कई सारे वृत्तों को मिलाकर। तो यहाँ से अगर मैं अपने वृत्त की परिधि निकालूं तो मेरी परिधि कितनी होगी, यहाँ से मैं अपनी परिधि निकालूंगी C और हम जानते हैं कि
एक वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई गुणे उसकी त्रिज्या के, और यहाँ पे त्रिज्या है हमारी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी परिधि बराबर है 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर के। तो हमारी ये जो लंबाई है ये वाली, ये बराबर है 8 पाई सेंटीमीटर के। समान रूप से ये वाली लंबाई भी 8 पाई सेंटीमीटर के बराबर है। आशा है कि आप अनुभव कर पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हमने इसको खोल कर यहाँ पर दर्शाया है। यहाँ हमने बस इस हिस्से को खोल कर फैला दिया है तो हमें ये आयत प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई गुणा उसकी चौड़ाई होता है। तो इस संपूर्ण बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं अपने इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल में अपने इस आयत का क्षेत्रफल भी जोड़ दूंगी। तो इसमें मैं जोड़ दूंगी, ये हमारे दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल था, इसमें मैं जोड़ दूंगी अपने इस आयत के क्षेत्रफल को, जो होगा 8 सेंटीमीटर गुणे 8 पाई सेंटीमीटर। इसी रंग में लिखती हूं मैं, 8 पाई सेंटीमीटर। तो यहां से ये बराबर होगा 2 गुणे 16 पाई कितना होता है 32 पाई, ये होगा 32 पाई वर्ग सेंटीमीटर, धन 8 गुणे 8 पाई कितना होता है, ये होगा 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर के। और ये दोनों ही यहाँ पर समान पद है, इनको हम जोड़ सकते हैं। 32 पाई धन 64 पाई कितना हुआ, ये होगा 96 पाई वर्ग सेंटीमीटर के। तो ये दर्शाता है हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल को। इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 96 पाई वर्ग सेंटीमीटर के। और यहाँ अगर हम पाई का मान फिर से रख दें तो इसका मान 300 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो यहाँ से इसका मतलब हुआ कि यदि मैं अपने इस बेलन की संपूर्ण सतह पर 1 गुणा 1 वर्ग सेंटीमीटर के वर्ग रखना शुरू करूं तो लगभग 300 से थोड़ा ज्यादा या 96 पाई ऐसे वर्ग होंगे जो इस सतह को पूर्णतः ढक लेंगे। और हमारे आयतन का अर्थ था यहाँ से कि यदि मैं 1 गुणा 1 इकाई के वर्ग लूं और इसमें रखना शुरू करूं तो मैं इस संपूर्ण बेलन को 128 पाई घनाभों में भर पाऊंगी।